अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शफ़क़त अली, पीएमएस क्वालिफाइड। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं प्रिसीजन कंपोजिशन के पेपर को, क्योंकि सीएसएस में ऐसे के बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, या जो हम कह सकते हैं है भी सही, तो वो आपका कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है। तो उसमें बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, सी ऐसे के बाद इसमें फेल होते हैं। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन यूँ समझो कि क्रिएट की गई है कि भाई हमने इसको तैयार कैसे करना है, कौन से सोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, कौन से हमें बुक्स पढ़ने चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और एक क्या कहते हैं शॉर्ट वीडियो बना के हम दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करें कि भाई हमने इस तरह तैयारी की थी, हमने कौन कौन से बुक पढ़े थे। तो मेरे ख्याल में इस तरह लोगों को फैसिलिटेट करेंगे तो अच्छी बात होगी। तो इसके लिए बात यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तैयारी की है, सीएसएस पीएमएस के अटेम्प्ट दिए हैं, मेरा कभी भी पेपर कंपोजिशन का फेल नहीं हुआ एक्सेप्ट सीएसएस 21। उसी में क्या हुआ था कि वो तारीख़ का यूँ समझो कि टफेस्ट पेपर था। उसी में जो अलोकेट हुए थे या जो पोजीशन होल्डर्स थे, काफ़ी डीएमसीज़ मेरी नज़र से गुजरी, उनका भी 40-41 से ज़्यादा नहीं था। आई गॉट जस्ट 30 और 35 मार्क्स। CSS 22 में मेरा 62 स्कोर था, लेकिन CSS 21 में मेरा जो स्कोर था वो 30 या 35 था। तो मुझे नहीं पता कि इतना मेरा स्कोर कम कैसे आ गया था। खैर वो तो माजी की बात है, छोड़ते हैं इसको। तो उसमें ये बात होती है कि लोग काफ़ी कहते हैं कि भाई हमें जो वोकेबुलरी है उसको हम रट्टा लगा के कैसे याद करें, किस तरह उसको प्रिपेयर करें, किस तरह उसको जो है ना अपनी जहन में बिठा दें उन चीज़ों को। तो मेरे ख़्याल में ये जो कंपोजिशन का पेपर है, इसमें जो वोकेबुलरी होती है, मेरे ख़्याल में, मेरा ख़्याल गलत भी हो सकता है, वो काउंट नहीं होती मार्क्स उसकी, जो कंपोजिशन का पेपर होता है कभी जब इनको हिट करना हो। तो उसमें ये है कि 2021 के पेपर में मेरा एक दोस्त है, क्लोज फ्रेंड लाइक माई ब्रदर्स, आई नो हिम वेरी वेल, कि वो वोकेबुलरी का भी समझो कि बड़ा फॉन्ड है। उसको जो है ना वोकेबुलरी में इतनी पसंद है, मुझे करंट अफेयर और हिस्ट्री से लगाव है ज़्यादा, तो उसको जो है ना इंग्लिश जो वोकेबुलरी है उससे उसको लगाव है। तो जब भी हम पढ़ते थे तो वो यही कहता था कि आ जाएं शफ़क़त भाई, हम ये पढ़ते हैं, ये फ़लाँ बुक है, फ़लाँ सोर्स है वोकेबुलरी का, इडियम्स का, तो हम ये पढ़ते हैं। मैं कहता था मुझे एलर्जी होती है यार ज़्यादा पढ़ने से, क्योंकि जो मेरे और सब्जेक्ट्स हैं मैं उनमें अपने आप को फिर फील करता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें भूल रही हैं। तो बात कहने की ये है कि वो इतना यूँ समझो कि इस पार्ट का जो कंपोजिशन का पार्ट है वोकेबुलरी, उसका इतना शौकीन था, इतना उसको पढ़ने में मज़ा आता था। काफ़ी लोग होते हैं ना कि उनको अगर आप बुक्स भी देंगे तो किसी को हिस्ट्री के बुक्स अच्छे लगेंगे, किसी को आईटी के लगेंगे, तो किसी को करंट अफेयर अच्छा लगेगा। तो हर बंदे की एक चॉइस होती है। तो उसकी जो चॉइस होती थी या उसकी जो फेवरेट यूँ समझो कि पार्ट होता था कंपोजिशन में, तो उसका वो वोकेबुलरी होता था। लेकिन बात यह है कि चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब हम CSS 21 में अपीयर हुए, तो एट दैट टाइम मुझे याद है कि जो 20 आपके MCQs थे, उसमें से मुझे सिर्फ एक आ रहा था। तो उसमें एक भी वो मैंने गलत टिक कर दिया था। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा जो है ना कि 1 या 2 सवाल भी मेरे सिनोनिम एंटोनिम में से, वो जो MCQs का पार्ट है, सही होंगे। लेकिन मैंने सारे तुक्के लगाए, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, आपको अगर नहीं आ रहे तो आप छोड़ तो नहीं सकते उसको। तो मैंने इसी तरह किया। तो वो जो मेरा दोस्त था, वो उसके फिर भी मेरे ख्याल में 12 जो है ना MCQs लगे थे सही। जैसे हम वापस आए थे पेपर दे के, तो उसने चेक किया, उसने मुझे बताया कि शफ़क़त भाई मेरे 12 सही हैं। तो मैंने कहा चलो बेस्ट विशेस। लेकिन जब रिज़ल्ट आई तो उसका 5-7 स्कोर मुझसे कम था। तो बात यह है कि इस तरह रटा लगाने से जो आप समझते हैं, या जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स या सीनियर्स कहते हैं कि भाई आप रटा लगाओ, ये वो चीज़, मैं आपको मना तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि इस चीज़ का इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जिनका जो GRE की लिस्ट है वो तकरीबन याद होती है। तो आपको याद करनी चाहिए, उसमें से आपने ज़रूर रट्टा लगाना है, आपने स्कोर ज़रूर लेना है, क्योंकि कोई नहीं जानता। जब आपका पेपर किसी 1 या 2 मार्क्स पे फेल होता है, तो फिर वो जो पेन होता है फील, वो कभी ज़िंदगी भर नहीं जाता। तो आई वुड एडवाइस यू कि आप वो याद करें, आप भले रटा लगाएं, लेकिन वोकेबुलरी के लिए आपकी जो GRE की लिस्ट है, आई थिंक दैट्स इनफ।
क्योंकि उसके बाद और भी पार्ट्स हैं। उसके बाद आपने जो ज़्यादा फोकस रखना है आपका, वो आपका प्रेसिज एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे आपने रखना है। ये आपके जो दो पार्ट होते हैं कंपोजिशन के पेपर के, ये डिसाइड करते हैं कि आप पास करते हैं या फेल करते हैं। तो काफ़ी लोग देखते हैं कि भाई रीडिंग कम्प्रीहेंशन या जो प्रेसिज है ये बहुत डिफ़िकल्ट फील होती है। यहाँ ये है कि अगर आप तैयारी नहीं करते, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये लाजमी आपको डिफ़िकल्ट लगती है, और डिफ़िकल्ट होनी भी चाहिए, क्योंकि यही तो यूँ समझो कि एक मेजर पार्ट होता है आपके कंपोजिशन का। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको वैसे तो काफ़ी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी, एकेडमीज़ आपको रिकमेंड करेंगी, टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तकरीबन जो भी मार्केट में बुक्स बताई जाती थी, आई हैव रिमेन फॉन्ड ऑफ रीडिंग, सो मैं वही बुक ले लेता था। तो वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो मैंने पर सब्जेक्ट के लिए कम से कम मैंने पढ़ी तो ज़्यादा होगी नहीं, तो मैंने 5 या 7 बुक्स ज़रूर पढ़ी। तो उसके लिए मैंने जो भी जहाँ से भी सुना, जिस टीचर से सुना कि भाई ये कंपोजिशन के लिए आपकी जो बुक है ये सही रहेगी, तो मैंने वो परचेज़ कर ली, वो मैंने पढ़ भी ली। ऐसा नहीं था कि मुझे चीज़ों का यूँ समझो कि इल्म नहीं था, कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा शौक़ था। वो एक कहते हैं ना कि जुनूनियत थी, यूँ समझो कि जुनूनियत थी मेरे दिमाग में कि भाई नहीं ठीक है, बस ये बुक पढ़, सर ने रिकमेंड किया है तो मुझे यही पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने जो भी मार्केट में आजकल मेजर बुक कंसीडर किए जाते हैं प्रेसिज एंड कंपोजिशन के लिए, वो मैंने तकरीबन लिए थी। अभी मैं आपको वो बुक दिखा रहा हूँ जो मेरे पास पड़ी है, पीडीएफ वाली तो इसके अलावा है, लेकिन जो मेरे पास हार्ड कापीज़ में पड़ी हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, एडवाइस दूँगा कि आपने कौन सी बुक पढ़नी है और किस पे आपने बस एक ही बुक पे आपने रिलाई करना है। वैसे ये सारी बुक सही हैं, ऐसा नहीं है कि गलत बुक हैं। इसमें क्या है, कुछ लेंदी हैं, कुछ वेरी डिटेल्ड हैं। हमें इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए कि भाई हम कोई इंग्लिश ग्रामर में हम कोई जो है ना पीएचडी लेवल का कोई होमवर्क करेंगे, कोई थीसिस बनाएंगे। हमें इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें जस्ट कंपोजिशन का पेपर पास करना है। तो उसके लिए ये आपके यहाँ सैयद सादत अली शाह की बुक भी मार्केट में आपको रिकमेंड की जाती है। ये बुक है, ये बहुत लेंदी है, ये मेरी पढ़ी हुई है। और उसके बाद आपको इंग्लिश रेन एंड मार्टिन जो बेस्ट बुक कंसीडर की जाती है, वो भी आपको मार्केट में कहेंगे टीचर्स वगैरह ये बुक है, ये अच्छी बुक है, सही है। ये उसकी आंसर की है रेन एंड मार्टिन की। उसके बाद आपके यहाँ ये भी आपको प्रोफेसर आफ्ताब की बुक रिकमेंड की जाती है, ये टू द पॉइंट, ये अच्छी बुक है ये भी। अच्छा, उसके बाद आपको जॉन स्टीवर्ट की बुक भी आपको रिकमेंड की जाती है काफ़ी एकेडमी से, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। तो एक और बुक है मेरे पास, मेरी टेबल पे शायद वो नहीं पड़ी, तो वो बुक थी हाफिज़ चुगताई की, इंग्लिश कंपोजिशन की। तो मैं ये कहूँगा कि आपने और किसी बुक वगैरह पे नहीं जाना, आपने ये रेन मार्टिन वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन ये जो है ना बहुत जो है ना डीप लिखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में कंफ्यूज करेंगी बंदे को कि आपने जस्ट कंपोजिशन का पेपर ही करेक्ट करना है और क्या करना है आपने। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है प्रोफेसर आफ्ताब का, ये आपके लिए इनफ रहेगा मेरे ख्याल में। तो ये मुझे इस बुक में मैंने तैयारी की है, बहुत ही ज़्यादा यूँ समझो कि अच्छा बुक है। उसके बाद मैंने जो ज़्यादा पढ़ा या ज़्यादा फोकस रखा, मैंने ये तकरीबन मेरा सारा पढ़ा हुआ है, तकरीबन सारा पढ़ा हुआ है मेरा, ये आप देख सकते हैं अंडरलाइन, ये वो सारी चीज़ें। तो वो जो हाफिज़ की बुक है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही यूँ समझो कि टू द पॉइंट है, जिस तरह लिखा होता है ना टू द पॉइंट, वैसे ही टू द पॉइंट बुक है। तो आप हाफिज़ साहब वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप जीआरई की लिस्ट पे जाएं, जो जीआरई की लिस्ट है उसमें आप उसको प्रिपेयर करें जिस तरीके से आपको समझ आती है, क्योंकि लगाना तो आपको रटा ही है। अगर आप जिस हिसाब से उसको जहन में रख सकते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो बात यह है कि मुझे पूरी जीआरई की लिस्ट भी याद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको इस तरह की चीज़ें कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी जीआरई की पूरी लिस्ट याद नहीं थी। मुझे जब भी दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे ग्रुप में, तो जब वो जीआरई की लिस्ट निकालते थे तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। तो रिज़ल्ट यही निकला कि जिन्होंने जीआरई की लिस्ट रट्टा लगा के याद की,
और जब रिज़ल्ट आया मुझे आती ही नहीं थी बिल्कुल, यूँ समझो कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था वोकेब में। मुझे पता था कि अगर पास हो जाएंगे ना तो प्रिसीज और रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले पार्ट से पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन वो भी मेरे दोस्त काबिल थे, कॉम्पिटिटिव थे, तो कॉम्पिटेंट थे यूँ समझो कि, तो उनका भी जैसे रिज़ल्ट आता मेरा भी आता, यूँ समझो कि स्कोर हमारा सेम ही रहता था। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप GRE की लिस्ट पढ़ें, जिस हिसाब से अगर आप रट्टा लगा सकते हैं, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप उसको प्रिपेयर करें। तो और उसके बाद बाकी जो आपके इडियम्स वाला पार्ट है, कंपोजिशन में जो आपका इडियम वाला पार्ट है, तो उसके लिए आपने 3 से 5 इडियम आपने याद करने हैं। वो हाफिज़ वाली जो बुक है चुगताई साहब वाली, उसमें जो है ना अच्छे इडियम्स लिखे हुए हैं, और आपको यूँ समझो कि क्लियर लिखा हुआ है, वो एग्जांपल वगैरह सारी चीज़ें आपने वहाँ से प्रिपेयर करना है। आपने पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपने वहाँ से तैयार करने हैं, इडियम्स या भी आपने वहाँ से देखने हैं। ये मोर देन इनफ है, मैंने वो देखा है, यूँ समझो कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसको, रिपीटेडली पढ़ा है मैंने उसको। तो आपने बस ये जो आपकी वोकेब थी उसमें भी वोकेब लिखी हुई है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर आप GRE की लिस्ट को अब जो है ना पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और ईडियम्स और ये जो आपके यूँ समझो कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो भी आप पढ़ें। तो इसमें आप ये करें कि काफ़ी लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स में या ईडियम्स में। तो जिस तरह मैंने किया था, जो मुझे इजी लगा था कि वो जो आप पेयर ऑफ वर्ड्स मुझे कंफ्यूज करते थे या जो ईडियम्स मुझे कंफ्यूज करते थे, तो मैं वो जो है ना एक बड़े यूँ समझो कि पेज पे लिख के वो अपने जो स्टडी रूम था मेरा, मैं उसमें चिपका देता था। तो इस तरह से मुझे वो जो डिफ़िकल्ट यूँ समझो कि कुछ होते थे इडियम्स या जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते थे, तो इसी तरह मुझे याद हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी यूँ समझो कि एक्सेप्ट CSS 21 मैंने कभी कंपोजिशन फेल नहीं किया, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। PM स्पेशल में भी मेरे तकरीबन 58 नंबर आए हैं कंपोजिशन के पेपर में, और CSS 20 में भी मेरे 62 मार्क्स आई हैं। तो एंड आई फेल्ड CSS 21, तो उसमें मेरा 30 या 35 नंबर थे मेरे, और ऐसे भी मेरा रह गया था उसमें। तो बात यह है कि अच्छा PMS में मैंने कभी फेल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कंपोजिशन का पेपर है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पैनिक नहीं होना कि भाई ठीक है हमें वोकेब नहीं आ रही तो हम मर गए, ये से हो गया, ये अटेम्प्ट हमारा चला जाएगा, फेल हो जाएगा, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपने जस्ट प्रिसीज एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसी पे काम करना है। तो उसमें आपकी जो पंक्चुएशन मार्क है वो भी वहाँ पे अच्छी तरह से लिखी हुई है, वो आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपको ये जो टू द पॉइंट आपकी जो ग्रामर है वो भी इसमें से आप हाफिज़ चुगताई वाली बुक में से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपको यूँ समझो क्लियर हो जाएगी। उसमें यह है कि जो प्रीवियस पेपर्स हैं ना वो भी सॉल्व किए गए हैं, तो इसमें भी आपकी ये लिए आसानी होगी कि भाई ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे अब तो प्रीवियस पेपर्स भी आपके वहाँ पे हो जाएंगे। अगर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप करेक्शन वगैरह या इडियम्स वगैरह को देखें जो प्रीवियस पेपर्स में आए। लेकिन हाफिज़ वाले बुक में जो है वो ये चीज़ें यूँ समझो कि एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं आपकी फैसिलिटीज़ के लिए। तो आई वुड रिकमेंड यू, सजेस्ट यू कि आपने प्रोफेसर आफ्ताब या चौधरी क्या कहते हैं हाफिज़ साहब का जो बुक है उसको आप पढ़ें, ये मोर देन इनफ है। अच्छा, उसके बाद जो प्रिसीज़ है, मैं सोच रहा हूँ कि प्रिसीज़ के लिए एक मैं अलग शार्ट वीडियो दूँ, वहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि मैंने किस तरह जो है ना तैयारी की थी। तो प्रिसीज़ के लिए या कम्प्रीहेंशन के लिए मैंने जो प्रैक्टिस की है वो ये की है मैंने कि भाई ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, द न्यूज़ हो गया, या कोई भी आप जो आपको इजी लगता है जो आप पढ़ते हैं, उसमें से जो आर्टिकल आपको समझ आ रहा हो या जो आप समझ रख सकते हैं कि क्योंकि कुछ इस तरह के टॉपिक होते हैं जो आपका बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट होता है उनमें। तो जो साइंटिफिक टॉपिक्स होते हैं काफ़ी लोग उनको अवॉइड करते हैं, या जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड होते हैं तो वो उनको देखते हैं अच्छी तरह से। तो जो आप देखें, जो आपको रिलेवेंट लगे, जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे, उसको आप पढ़ें। उस टॉपिक को पढ़ के आपने आर्टिकल रिव्यू लिखना है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग है वो स्ट्रांग होगी, इसमें आपकी जो प्रिसीज है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी आपकी इस प्रैक्टिस से। और तीसरा, आपकी जो ग्रामर है वो आप इन चीज़ों को गहराई से पढ़ेंगे, आर्टिकल को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार यूँ समझो कि उसको पढ़ेंगे तो उसमें
फिर आप लिखेंगे तो उसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं ना, वो आपकी काफ़ी यूँ समझो कि सेट हो जाएगी आपकी ग्रामर। ग्रामेटिकल एरर्स को आप पहचान पाएंगे रीडिंग में ही। तो आप उनको पढ़ेंगे तो उनमें आपकी जो यूँ समझो कि ग्रामर है वो भी इनडायरेक्ट अच्छी होती जाएगी, आपकी प्रेसिज की प्रैक्टिस होती जाएगी और आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपकी अच्छी होती जाएगी। असल में जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन और जो प्रेसिज है ना, ये मेरे ख्याल में गेम ही आपकी रीडिंग की है कि आप कितना अच्छा जो है ना रीडर रहे हैं और कितनी अच्छी रीडिंग और फास्ट रीडिंग है आपकी, किस तरह आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लाजमी CSS और PMS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई बुक्स पढ़ी होंगी, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े होंगे या न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे आपने। तो इस हिसाब से आपने अगर अच्छा रीड किया है, अच्छे बुक्स पढ़े हैं आपने, तो ये आपके लिए बहुत यूँ समझो कि फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ये प्रेसिज और कम्प्रीहेंशन आपकी इसी प्रैक्टिस के साथ जो है ना बेहतर होती जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह आपने अपनी यूँ समझो कि रोज़मर्रा की हैबिट में लाना है चीज़ों को। प्रैक्टिस आपने लाजमी नहीं है कि आप टाइम के हिसाब से देखें कि कितना टाइम आपको अपीयर होने में, कि एग्ज़ाम में कितना टाइम पड़ा है आपका, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को तैयार करें। तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप ऑन डेली बेसिस आप एक आर्टिकल कोई भी हो आपका, किसी भी जो है ना न्यूज़पेपर से आप लें, उसको पढ़ें, उसको जो है ना रीराइट करें आप। फिर उसमें आप देखें कि आपने किस तरह चीज़ों जो आर्टिकल को यूँ समझो कि किया है, हैंडल किया है। उसके बाद आप इन चीज़ों के बाद आपने क्या करना है कि वो जो प्रेसिज होती हैं या रीडिंग कम्प्रीहेंशंस होती हैं आपकी प्रीवियस पेपर्स में, वो PMS के हों या CSS के हों, तो आप फिर जब देखें आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है आपकी राइटअप में, आपने जो है ना प्रेसिज और कम्प्रीहेंशन को अच्छी तरह से डील किया है, तो आप फिर प्रीवियस पेपर्स पे आएँ, प्रीवियस प्रेसिज जो हैं CSS की या PMS की हैं वो सॉल्व करें। उसके बाद इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो हाफिज़ वाली बुक है तो उसमें जो सॉल्व प्रेसिज हैं वो भी हैं। यहाँ पे आपने वो प्रीवियस प्रेसिज जो है ना, सॉल्व प्रेसिज इसमें हाफिज़ साहब वाली बुक में। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले प्रेसिज सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने उसको कंपेयर करना है कि भाई किस तरह आपने प्रेसिज सॉल्व की है, कि ये जो सॉल्व की गई है हाफिज़ बुक में पढ़ी है उसी के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो इसी तरह आपने प्रेसिज और कम्प्रीहेंशन को आपने प्रिपेयर करना है। और ये मेरे ख्याल में कोई 1-2 दिन का काम तो नहीं है। ये आपकी रीडिंग जो है ना, रीडिंग पे है कि आप कितना रीड करते हैं और कितना अच्छा पढ़ते हैं। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी रहा आपका आइडियम, ग्रामर या जो वोकेब है वो तो आप लाजमी पढ़ेंगे, जियारी लिस्ट को देखेंगे या जो हाफिज़ वाली बुक या प्रोफेसर वाली बुक है उसी में से आप देखेंगे, तो ये चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाएंगी। ये वो यूँ समझो कि चीज़ें हैं कि आप यूँ समझो कि ओवरनाइट चीज़ों को नहीं यूँ समझो याद कर सकते। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने पढ़ना है इनको। अच्छा, इडियम्स के लिए आपने 3 या 5 इडियम्स डेली पढ़ने हैं आपने। फिर आपने उसको जिस तरह क्वेश्चन पेपर में आता है कि आप इसको यूज़ करें, कोई एग्जांपल वगैरह के में इसको यूज़ करें, तो वो प्रैक्टिस भी आपने करनी है। तो आपने ये करना है कि भाई जो आपने इडियम्स पढ़े हैं या जो पेयर ऑफ वर्ड्स आप अगर किसी पेपर पे नहीं लिख सकते तो उसके लिए ये और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कि भाई आपने कोई जो है ना इडियम्स पढ़े या कोई पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े, उसी में आपने देखा कि भाई ये जो इजी हैं उसको आप टिक मार करते जाएं, बाकी जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगें उनको आप सर्कल करें। तो जो नेक्स्ट रीडिंग आप देंगे तो नेक्स्ट रीडिंग में आप जस्ट वो जो सर्कल वाले होंगे वो आप पढ़ें उनको। उसमें ये क्या होगा कि बार बार आप बुक खोलेंगे हार्ड कॉपी में या बार बार सेम चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़ी इरिटेशन होती है और बंदा यूँ समझो कि टायर्ड फील करता है। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जो इडियम्स हैं या जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उनमें आप ये करें जो आप पढ़ रहे हैं आपको इजी लग रहा है, आ रहा है, उसको टिक मार करें। बाकी जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि आप समझ सकते हैं कि इसको दोबारा या 3-4 बार और रीड करना चाहिए, तो आप उसको सर्कल दें। उसी में क्या होगा कि जो आप नेक्स्ट रीड करेंगे जस्ट आप सर्कल वाले जो है ना वर्ड्स को और पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए या इडियम जो भी होगा आप उसको डायरेक्ट यूँ समझ रीड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएंगी। और बाकी रही ट्रांसलेशन की बात, तो ट्रांसलेशन के लिए आपने कोई भी उर्दू न्यूज़पेपर का छोटा सा एक आर्टिकल हो या कोई भी आप देखें एग्ज़ाम के लिए, उसको आप देखें, उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, फिर आप किसी अच्छे टीचर को दिखाएं
या कोई आपका सीनियर हो उसको दिखाएं, या कोई एकेडमी वगैरह आपके नियर हो या कोई टच में हो तो आप उससे चेक करवा सकते हैं। यूँ समझो कि ट्रांसलेशन आपको इसी तरह से करनी है। उसके बाद अगर आप ट्रांसलेशन के लिए भी आपने यही प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपने कोई न्यूज़पेपर लिया, उसमें से थोड़ा देखें आपके कितना आप जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक कितना लेंथी टॉपिक है, आर्टिकल है या शॉर्ट है, तो आप उसको उस हिसाब से यूँ समझो कि प्रैक्टिस करें। तो आपने कंपोजिशन के पेपर के लिए आपने प्रिसीज रीडिंग कम्प्रीहेंशन या जो ट्रांसलेशन है आपकी, ये आप तीनों जो है ना यूँ समझो कि आज मैंने प्रिसी हल की तो कल कम्प्रीहेंशन, तो दूसरे दिन आपने यूँ समझो कि तीसरे दिन आपने ट्रांसलेशन हल कर दी। तो इसी में क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो सारे पार्ट्स हैं आपके कंपोजिशन की और मेजर पार्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रिपेयर होते चले जाएंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको फील नहीं होगा कि आप कितना जो है ना इनको तैयार कर चुके हैं। जब आप रिज़ल्ट आएगा आप देखेंगे कि भाई हमारा कंपोजिशन का पेपर पास हो गया, तो आप फील करेंगे कि वाकई मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था। तो मेरी जो यूँ समझो कि एक स्ट्रेटजी रही थी, स्ट्रेटजी रही है मेरी एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो मैंने इसी तरह ही अपने आप को जो है ना प्रिपेयर किया है मैंने। तो मुझे वोकेब इतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए, लेकिन वो आनी चाहिए जो आप ऐसे या अदर सब्जेक्ट्स में अपना जो जवाब है, अपना जो ख़यालात हैं वो कन्वे कर सकें। ये नहीं है कि जो वोकेबुलरी आपको वो एग्जामिनर डिमांड करता है कि भाई ये जो इंग्लिश की वोकेब है 1 लाख या 2 लाख वर्ड्स हैं सारे आपने याद करने, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह की कोई डिमांड नहीं है एग्जामिनर के हवाले से, या जो CSS PMS वाले हुए इनका कोई इस तरह की डिमांड नहीं है। आपने बस ये करना है कि वो जो इंग्लिश कंपोजिशन वाला पार्ट है MCQs का, वो क्वालिफाई करने के लिए आपने थोड़े रटे लगाने हैं। अगर रटे में आप यूँ समझो कि माहिर हैं तो आपने वो रटा लगा के कुछ याद करना है। बाकी रही बात आपकी प्रिसीज कम्प्रीहेंशन या ट्रांसलेशन की, तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बाकी रही बात लाजमी इतना अगर आप पढ़ेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकेब डेवलप होती जाएगी। आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये चीज़ें आपको महसूस होंगी। तो और बात यह है कि हमें कोई मुकाबला वोकेब याद करने का नहीं करना, हमने कंपोजिशन का पेपर पास करना है। तो उसके लिए हमने वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हमें मार्केट में इस तरह की बातों पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और आप ये अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, आई होप इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसी के लिए मैं आपसे यूँ समझो कि डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने कैसे करना है और कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को कंपोजिशन के लिए। क्योंकि काफ़ी दोस्त वोकेब वाला जो पार्ट है वो अच्छा रट के जाते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो कंपोजिशन पेपर है उसमें आपकी वोकेब देखी जाती है। 20 मार्क्स वाला जो सिनोनिम एंटोनिम होता है, तो उसके लिए आपने अदर पार्ट्स जो होते हैं वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने। और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपसे शेयर किया है कि मैंने किस तरह तैयारी की थी और किस तरह मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मेरे ख्याल में इट वाज इनफ फॉर यू कि आपने किस तरह तैयार करना है। ओके, इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस, थैंक यू।